आज हम बात करेंगे 2022 में रिलीज मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी की। मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे ज़बरदस्ती रेडी किया जा रहा होता है, और उसे रेडी कर रही होती है रश्मि बाई, जो कि एक कोठा चलाती है। वो उस लड़की से कहती है कि ज़्यादा चूचपाट मत करना और कस्टमर के सामने खाली टांगे फैला देना। इसके बाद रश्मि बाई एक सेठ को उस लड़की के कमरे में भेज देती है, और वो लड़की कहती है कि मुझे जाने दो, ये सब मुझे नहीं करना। लेकिन वो सेठ उसकी बात नहीं सुनता और वो उसका काम फिट कर देता है। इसके बाद 4-5 दिन गुजर जाते हैं। अब वो लड़की न तो कुछ खा रही होती है और न ही पी रही होती है। ये देखते हुए रश्मि बाई की एक वर्कर उससे कहती है कि वो लड़की कुछ भी खा पी नहीं रही है, उसकी हालत भी बुरी हो चुकी है, ऐसे तो वो मर जाएगी। अब आप गंगूबाई को यहाँ बुला ही लो ताकि वो उस लड़की को काम करने के लिए समझा सके। इसके बाद एंट्री होती है गंगूबाई की। उस कोठे वाली गली में सब लोग गंगूबाई की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। अब गंगूबाई उस लड़की के पास जाती है और उससे उसका नाम पूछती है। उस लड़के का नाम मधु था, और वो गंगूबाई से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। गंगूबाई मधु से कहती है कि एक बार अगर कोई इस कोठे पर आ जाता है ना, तो बाकी के सब रास्ते उसके लिए बंद हो जाते हैं। मधु कहती है कि मुझे यहाँ पर मेरा पति लेकर आया है और फिर वो मुझे वापस लेकर नहीं गया। इस बात पर गंगूबाई हंसने लगती है और वो खुद की स्टोरी मधु को सुनाती है कि वो कैसे इस कोठे पर आई और उसका नाम गंगा से गंगू कैसे पड़ा। वो कहती है कि मैं काठियावाड़ से थी और मेरा फादर बैरिस्टर था। मेरा सपना फिल्म की हीरोइन बनने का था और मैं एक लड़के से बहुत प्यार जिसके साथ भागकर मैं मुंबई आ गई, क्योंकि मुझे मेरा सपना पूरा करना था। लेकिन वो कमीना जिससे मैं प्यार करती थी, वो मुझे इस कोठे पर 1000 रुपए में बेचकर चला गया। जिस कोठे पर गंगा बिकती है, उस कोठे की एक मालकिन होती है जिसका नाम शीला होता है, जिसे सब शीला मौसी बुलाते थे। शीला मौसी गंगा को एक कमरे में बंद कर देती है, क्योंकि वो भी अब बाकी लड़कियों की तरह इस कोठे पर धंधा करेगी। इसके बाद गंगा की बुरी हालत हो जाती है, जिसके बाद वो शीला मौसी से कहती है कि मुझे घर जाना है। लेकिन शीला मौसी उससे कहती है कि किस मुंह से अब तो वापस जाएगी, क्योंकि तेरा आशिक तुझे 1000 रुपए में बेचकर चला गया। इसके बाद शीला गंगा से कहती है कि 2 दिन में धंधे पर मर्जी से बेच, वरना लोग जबरदस्ती के पैसे भी यहाँ देकर जाते हैं। इसके बाद काफी बार गंगा के साथ पेलम पेली होती है और अब वो भी ये काम करने को रेडी हो जाती है। इसके बाद गंगा भी बाकी लड़कियों की तरह कस्टमर्स को बुलाने लगती है। यहाँ पर गंगा का एक और कस्टमर आता है जिसका नाम गोविंद सेठ होता है, और वो गंगा को 20% ज्यादा पैसे देकर जाता है। शीला मौसी गंगा की पहली कमाई उसे देती है, लेकिन गंगा कहती है कि गोविंद सेठ ने मुझे नया नाम दिया है, गंगू, और सेठ ने ये भी कहा है कि एक दिन मैं इस कोठे पर राज करूंगी। ये कहकर वो अपनी पहली कमाई को जला देती है। इसके बाद गंगू के तेवर बदल जाते हैं और वो सभी वर्कर्स जो वहाँ काम करती हैं उन्हें लेकर मूवी देखने चली जाती है, जहाँ एक आदमी गंगू को छेड़ देता है, जिसे गंगू धो डालती है और कहती है कि एक दिन की छुट्टी की है, उसमें भी तुम लोग हमें चैन से जीने ना दो। मूवी देखकर वो सभी कोठे पर वापस आ जाती हैं और वहाँ पर एक लड़की आकर गंगू से कहती है कि मेरे बापू को एक चिट्ठी लिख दो ना गंगू। इससे सभी वर्कर्स दुखी हो जाती हैं और वो सब मिलकर एक चिट्ठी लिखती हैं। ये थोड़ा इमोशनल सीन होता है। इसके बाद उस कोठे पर काम करने वाला एक आदमी शीला मौसी के पास आता है और वो शीला मौसी से कहता है कि गंगू के लिए एक कस्टमर आया है। इस पर शीला मौसी कहती है कि इस समय कौन आता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो कस्टमर गंगू के लिए दुगनी कीमत देने को तैयार है। वो कस्टमर थोड़ा साइको टाइप का था और शीला मौसी गंगा को सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि उसके तेवर काफी बदल गए थे। यहाँ शीला मौसी गंगा को उस कस्टमर के पास भेज देती है, लेकिन वो कस्टमर गंगा के साथ बहुत बुरा सुलूक करता है। वो गंगा को कमरे में मारने पीटने लगता है, लेकिन शीला मौसी उसे नहीं बचाती। अगले सीन में गंगा हॉस्पिटल में होती है, जहां उसकी काफी बुरी हालत हो चुकी है। उसके पैर, हाथ, मुंह सब टूट फूट जाते हैं। इसके बाद गंगा के साथ काम करने वाली लड़कियां शीला मौसी को कहती हैं कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने जानबूझकर उस आदमी को गंगा के पास भेजा क्योंकि तू गंगा से जलती है। ये सुनकर शीला मौसी वहाँ से चली जाती है। आगे मूवी में वो दोनों लड़कियां जो कोठे पर गंगा के साथ काम करती हैं, वो स्टाइल मारती हुई कहती हैं
हैं कि जिसने तेरी ये हालत की है वो तबाज खान है, जो कि रहीम लाला का आदमी है। रहीम लाला बम्बई का राजा होता है, जिससे पुलिस की भी उससे फटती है, लेकिन रहीम लाला एक ईमानदार और सच्चा मुस्लिम होता है। ये सुनकर गंगा थोड़ा मुस्कुराती है और वो उसी हालत में रहीम लाला से मिलने चली जाती है, जहाँ वो उसे रहीम भाई कहती है। रहीम लाला गंगू से मिलता है, जहाँ गंगू उससे कहती है कि आपका एक आदमी है जिसने मेरे साथ काफी गलत किया है। ये बात रहीम लाला इग्नोर करने लगता है, लेकिन तभी गंगू अपना पल्लू नीचे गिराकर अपने जख्म दिखाती है। गंगू के जख्म देखकर लाला उससे कहता है कि अगली बार जब वो तुम्हारे पास आए तो तुम मुझे खबर कर देना। ये कहकर लाला गंगू के साथ एक खबरी भी भेज देता है। इसके बाद गंगू वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शीला मौसी गंगू के पास आकर कहती है कि तबाज खान फिर से आया है और वो इस बार 4 गुना पैसे दे रहा है। गंगू तबाज खान के पास जाने को रेडी हो जाती है और साथ ही वो लाला तक खबर पहुंचाने के लिए उस खबरी से भी कहती है। अगले सीन में तबाज खान गंगू के पास आ जाता है और वो उसे मारने पीटने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर रहीम लाला भी आ जाता है। रहीम लाला के लोग तबाज खान को पकड़कर लाला के सामने लाते हैं, जहाँ लाला उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। गंगा तबाज खान पर बैठकर अपने काम के पैसे मांगती है और उसकी चेन लेकर चली जाती है। अब गंगू के पीछे एक सपोर्ट आ गया था, जो कि बम्बई के बाप का था, जिससे गंगू के तेवर और ज्यादा बढ़ गए थे। अब शीला मौसी भी गंगू से डरने लगी थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शीला मौसी की डेथ हो गई है, जिससे वहाँ काम करने वाली सभी वर्कर्स खुश हो जाती हैं, क्योंकि अब उसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं बचा था। इसलिए अब उस कोठे पर उनके बनाए हुए ही रूल्स चलेंगे। शीला मौसी के मरने के बाद वहाँ काम करने वाले वर्कर्स को अब नई घरवाली चाहिए थी। दरअसल धंधे की भाषा में घरवाली उसे कहा जाता है जो वहाँ काम करने वाले सभी वर्कर्स की जिम्मेदारी खुद पर ले। घरवाली बनने के बाद उस लड़के को कस्टमर के साथ सोने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद उस कोठे की सभी लड़कियां गंगू के पास आती हैं और वो उसे घरवाली बनने को कहती हैं और वो उसे उनकी घरवाली बनने के लिए राजी कर लेती हैं। यहाँ पर गंगा का नाम गंगू से गंगूबाई पड़ जाता है। इसके बाद स्टोरी फिर वहीं पर शिफ्ट होती है जहाँ गंगूबाई मधु से मिलने आई होती है। यहाँ गंगूबाई मधु को काम करने को कहती है और उसके सामने 2 टॉफियां रखती है, जिसमें एक टॉफी वहाँ काम करने के लिए होती है और दूसरी में जहर होता है। मधु जहर वाली टॉफी चूज करती है। ये देखकर गंगूबाई मधु को अपने साथ ले जाती है और रश्मिबाई को कहती है कि कोठे पर आकर इसके 10,000 रुपए ले जाना, और गंगूबाई मधु को उसके घर भेज देती है। इसके बाद मूवी फिर गंगूबाई की स्टोरी पर आती है, जहाँ एक लड़का जिसका नाम अफशान होता है वो गंगूबाई के लिए साड़ियाँ लेकर आता है, लेकिन पहली नजर में ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और गंगूबाई उसे ब्लाउज का नाप लेने को कहती है, जिससे अफशान घबरा जाता है। यहाँ थोड़ा रोमांटिक सीन के डायलॉग्स आते हैं। गंगूबाई और अफशान एक दूसरे से काफी बार मिलते हैं, जिससे उनके बीच से नजदीकियां बढ़ जाती हैं। इसके बाद मूवी का सीन चेंज होता है और यहाँ गंगूबाई पॉलिटिक्स की बात कर रही होती है, क्योंकि इस बार गंगूबाई को कमाठीपुरा की लीडर बनना था, ताकि वो सभी लड़कियों की हेल्प कर सके जो वहाँ काम करती हैं। लेकिन गंगूबाई के एम्प्लॉय से कहते हैं कि पिछले 2 सालों से रजिया बाई ही कमाठीपुरा की लीडर बनती है और उससे जीतना नामुमकिन है, लेकिन गंगूबाई ये चुनाव जीतना चाहती, इसलिए वो उन्हें कहती है कि पूरे कमाठीपुरा में ये ऐलान कर दो कि गंगूबाई ने एक 14 साल की लड़की को यहाँ से बचाकर उसे घर भेजा है। इसके बाद गंगूबाई अपने बॉस रहीम लाला के पास जाती है और वो उसे कहती है पूरे कमाठीपुरा के लोग शराब काफी पीते हैं और अगर शराब हमारे कोठे पर ही लोगों को मिलने लगे तो कमाई दुगनी होगी और हम भी प्रॉफिट कमा लेंगे, जिसके लिए आपको कमाठीपुरा के दारू का धंधा हमें देना होगा। लेकिन रहीम लाला कहता है कि मैंने अपना उसूल नहीं बेचे हैं। लेकिन गंगूबाई रहीम लाला को भाई बोलकर ये कहती है कि अगर इस बार कमाठीपुरा की लीडर मैं बन गई तो मैं वहाँ काम करने वाली लड़कियों की मदद कर सकूंगी, जिससे कोई भी छोटी बच्ची वहाँ बिकने नहीं आएगी। ये सुनकर रहीम लाला इमोशनल हो जाते हैं और वो गंगूबाई को अपने बिजनेस का 20% पार्टनर बना लेते हैं और वो गंगूबाई को एक कार भी गिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद गंगूबाई और अफशान उस गाड़ी में घूमते हैं जो रहीम लाला ने उसे गिफ्ट की थी। यहाँ फिर थोड़ा रोमांटिक सीन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद गंगूबाई घर आ जाती है, जहाँ रजिया बाई के लोग उसे बुलाने आते हैं, लेकिन गंगूबाई उन्हें मारकर भगा देती है। अगले दिन गंगूबाई के कोठे पर पुलिस की रेड पड़ती है, लेकिन गंगूबाई उन्हें कुछ पैसे देकर भगा देती है। इसके बाद एक पुलिस वाला गंगूबाई से कहता है कि इस रेड के पीछे रजिया बाई का ही हाथ है, वो आपसे मिलना चाहती है, आप उससे जाकर मिल लो, लेकिन वो मना कर देती है। आगे गंगूबाई
बाई और उसके वर्कर्स होटल में खाना खा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर रजिया बाई भी आ जाती है जो गंगा बाई की बेइज्जती कर जाती है और साथ में ये भी कहती है कि इलेक्शन से हट जाओ, तुम मुझे हरा नहीं सकती। कल रात 9 बजे मेरा भाषण है, तुम उसे सुनने जरूर आना। लेकिन गंगूबाई भी कहाँ कम थी। वो कमाठीपुरा में रात 9 बजे एक मूवी लगवा देती है, जिससे कमाठीपुरा के सभी लोग मूवी देखने बैठ जाते हैं। रजिया बाई का भाषण सुनने कोई नहीं जाता। रजिया बाई इससे हिल जाती है। तभी वहाँ गंगूबाई आ जाती है और वो उसे कहती है कि क्या हुआ, तुम तो भाषण देने वाली थी ना, कोई नहीं आया क्या भाषण सुनने? चलो मैं आई हूँ ना, तुम मुझे ही अपना भाषण सुना दो। इस पर रजिया कहती है कि तू मुझे हरा नहीं सकती, अब तू जंग के लिए तैयार हो जा। आगे रजिया बाई के कोठे पर एक 15 साल की लड़की होती है जो यहाँ काम कर रही औरत की बेटी होती है और वो उसे एक पिंजरे में छुपा कर रखती है ताकि कोई भी मर्द उसे नोच ना सके। गंगूबाई उस औरत से कहती है कि हम रोशनी से धंधा नहीं करवाएंगे, हम तो इसकी शादी करेंगे। लेकिन कमाठीपुरा में कोई भी बारात लेकर नहीं आना चाहता, इसलिए गंगूबाई रोशनी का रिश्ता अफशान के लिए उसके घर लेकर जाती है, क्योंकि अफशान एक शरीफ लड़का था और गंगूबाई उसके लिए अपना प्यार भी कुर्बान करने को तैयार थी। इस रिश्ते को लेकर अफशान के घर वाले कहते हैं कि एक कोठे वाली लड़की हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है? तो गंगू कहती है कि सही कहा, एक कोठे वाली आपके घर की बहू नहीं बन सकती। ऐसा गंगू खुद के लिए बोल रही थी, लेकिन रश्मि तो 15 साल की लड़की है और वो बेदाग है। उसकी माँ ये धंधा करती है, वो नहीं। अफशान के घर वाले मान जाते हैं, लेकिन अफशान गंगू से कहता है कि एक इलेक्शन जीतने के लिए तुम मुझे भी कुर्बान कर दोगी। इस पर गंगूबाई कहती है कि इलेक्शन के लिए नहीं, बल्कि कमाठीपुरा में काम करने वाली लड़कियों के लिए मैं ऐसे 100 अफशान कुर्बान कर दूंगी। फिर गंगूबाई उन दोनों की शादी करवा देती है। इलेक्शन के भी रिजल्ट आ जाते हैं और गंगू जीत जाती है। वो सबको थैंक यू बोलती है। गंगू चाहती है कि कमाठीपुरा की सभी लड़कियों के पास एक बैंक अकाउंट भी हो, जहाँ पर वो अपना पैसा जमा करा सकें। लेकिन बैंक वाले यहाँ की औरतों का बैंक अकाउंट खोलने को रेडी नहीं होते। इसके बाद एक लड़की अपने घर जाना चाहती है, जिससे गंगू को भी अपने घर की याद आ जाती है और 12 साल बाद गंगू अपने घर कॉल करती है, जहाँ उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, मरते वक्त उन्होंने गंगा जल भी अपने मुंह में नहीं लिया क्योंकि उसमें तुम्हारा नाम आता है। इसके बाद रहीम लाला और गंगूबाई से कुछ ऑफिसर्स मिलने आते हैं, जो उन्हें कोठे वाली जमीन को खाली करने को कहते हैं, क्योंकि कोठे से थोड़ी दूर एक स्कूल था जहाँ बच्चे पढ़ते हैं और इस कोठे की वजह से उन पर गलत असर पड़ रहा है। इस पर रहीम लाला कहता है कि तुम स्कूल के नाम पर कमाठीपुरा खाली करवा रहे हो, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाना चाहते हो। इस पर वो ऑफिसर कहता है कि इसमें हम सबका फायदा है और जब वहाँ पर बिल्डिंग्स बनेगी तो एक फ्लैट गंगू को भी दिलवा दूंगा। जिस पर रहीम लाला कहता है कि जिसके पास पूरा आसमान है उसे चूहे के बिल का लालच दे रहे हो, और वो उसके कपड़े फाड़ देता है और वो यहाँ से बेइज्जती करवा कर चले जाते हैं। इसके बाद लाला गंगू से कहता है कि सरकारी नोटिस तुम्हारे पास 2 दिन में आ जाएगा और स्कूल वाले भी चुप नहीं बैठेंगे। अब ये लड़ाई तुम्हें लड़नी ही होगी। ये 4000 औरतों की जिंदगी का सवाल है। देखते ही देखते 5 महीने निकल जाते हैं और अभी तक स्कूल वाले कमाठीपुरा में रैली निकाल रहे हैं कि कमेठीपुरा खाली करो। इस पर गंगू स्कूल जाती है और वहाँ के प्रिंसिपल से कहती है कि तुम्हारा स्कूल तो यहाँ 40 सालों से है, लेकिन कमाठीपुरा में धंधा पिछले 100 सालों से है। तुम लोगों ने स्कूल बनवाते वक्त ये नहीं सोचा कि यहाँ पर कोठा है। इसी के साथ गंगू कमेठीपुरा की कुछ लड़कियों को भी स्कूल लेकर आती है ताकि उनका वहाँ एडमिशन हो सके, लेकिन स्कूल वाले ऐसा करने से मना कर देते हैं। इस पर गंगू कहती है कि तुम क्यों नहीं चाहते कि इनका एडमिशन यहाँ हो, ये भी पढ़ लिख लेती हैं तो इनकी जिंदगी बन सकती है। चलो अपना फॉर्म निकालो और माँ का नाम गंगूबाई लिखो। प्रिंसिपल कहता है कि और इन सब का बाप कौन है? तो गंगूबाई कहती है कि चलो बाप का नाम देवानंद लिख दो। वहाँ एक जर्नलिस्ट भी बैठा होता है और वो गंगू की बात सुनकर इम्प्रेस हो जाता है और गंगू के घर जाकर उसकी फोटोज लेने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बच्चियां आ जाती हैं जिनका एडमिशन गंगू ने स्कूल में करवाया होता है। गंगू उनसे पूछती है कि अरे तुम इतनी जल्दी स्कूल से काहे आ गई? इस पर बच्चियां बोलती हैं कि टीचर ने हमें मारकर स्कूल से निकाल दिया। गंगू सब बच्चियों को अपने पास बैठाती है और जर्नलिस्ट को फोटो लेने को कहती है और उसे कहती है कि इस फोटो को अपनी मैगजीन में छापना। कुछ दिन बाद जर्नलिस्ट फिर से गंगू से मिलने आते हैं और उसे एक मैगजीन दिखाते हैं जिसमें गंगू की फोटो छपी होती है और वो उससे कहता है कि तुम अब फेमस हो गई हो और फेमस लोगों की बातें सब सुनते हैं। अगले हफ्ते आजाद मैदान में औरतों के हक में मुद्दे उठेंगे और वहीं पर आप प्रोस्टिट्यूट के मुद्दे भी उठा देना। वहाँ पर 400-500 लोग होंगे और उनके सामने आप प्रोस्टिट्यूट
प्रोस्टिट्यूट की शिक्षा का भी भाषण दे देना। जर्नलिस्ट इसके लिए एक भाषण भी लिखकर लाता है और उस भाषण की पहली लाइन होती है, मेरे भाई और बहनों। भाई नाम सुनकर गंगू और बाकी सब लड़कियां हंसने लगती हैं और कहती हैं कि किसका भाई। इसके बाद गंगू भाषण देने जाती है और वो जर्नलिस्ट का भाषण फाड़कर खुद का ही भाषण देती है और वो भाषण में प्रोस्टिट्यूट की शिक्षा पर भी बात करती है, जिसे सुनकर भाषण सुनने आए सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। वहाँ पर एक नेता भी होता है जो कि गंगू से मिलने आता है और वो गंगू से कहता है कि हमारी पार्टी इस बार इलेक्शन में काफी कमजोर है, अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे तो हम जीत जाएंगे। इस पर गंगू कहती है कि तुम हमारी कौन सी हेल्प कर रहे हो, हमारा कमाठी पूरा खाली करवाया जा रहा है और तुम अपने हाथ बांधकर बैठे हो, तुम पहले हमारी कुछ मदद करो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो नेता कहता है कि ये मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अब तो तुम्हारी हेल्प सिर्फ पीएम ही कर सकते हैं। इसके बाद गंगू कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी मीटिंग पीएम के साथ फिक्स करवा दो और फिर मैं तुम्हारे इलेक्शन जीतने में मदद करूंगी। इसके बाद वो नेता मान जाता है और वो कहता है कि मैं आपको दिल्ली भेजने का इंतजाम करता हूँ, आप बस हमारी पार्टी को ही सपोर्ट करना। इसके बाद गंगू की मीटिंग पीएम के साथ फिक्स हो जाती है, लेकिन सिर्फ 15 मिनट के लिए। इसके बाद जर्नलिस्ट गंगू से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट ही होंगे अपना मुद्दा रखने के लिए, जिस पर गंगा कहती है कि 15 मिनट में पीएम के दिल से गुलाब न जीत लिया तो मेरा नाम भी गंगा नहीं। आगे गंगू पीएम से मिलती है और कहती है कि वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा दिया जाए, जिस पर पीएम कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। गंगू आगे कहती है कि जब हम बात कर रहे हैं ना तो कहीं पर लड़की को बेचा जा रहा है और कहीं पर खरीदा जा रहा है और सजा तो खरीदने और बेचने वालों को मिलनी चाहिए, पर इसकी सजा हमें मिलती है, ऐसा क्यों? हमसे सारे हक छीन लिए गए हैं और हमसे हमारा घर भी छीना जा रहा है। यहाँ गंगू अपनी बातों से पीएम को भी इम्प्रेस कर देती है और पीएम उसे कहता है कि इस टॉपिक पर मैं अलग से एक मीटिंग बैठाऊंगा। लास्ट में हम देखते हैं कि जब तक गंगूबाई जिंदा होती तब तक कमाठीपुरा की औरतों को कुछ नहीं होता। गंगूबाई हमेशा औरतों के हक में लड़ती है और लोग उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।